नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज जब मैं सुबह से खबरें देख रहा हूं तो उस पर जो अलग अलग चर्चा आ रही है, वास्तविक कल की बात है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने, सत्र न्यायालय ने रवि राणा और नवनीत राणा जो विधायक और एमपी दंपति है, उनकी अरेस्ट कैसी गलत थी, उन पर लगाई गई कानून की 124A धारा कैसी गलत लगाई गई, जिसका गलत अर्थ लगाकर उन्हें सताने की कोशिश की गई, उस पर टिप्पणी की है। उनको ज़मानत तो दी है, लेकिन जो धारा लगाई गई 124A, उसके बारे में सेशंस कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, उसकी चर्चा आज जोरों शोरों से चालू है। और फिर से महाराष्ट्र के सबसे नेता, जिनके असिस्टेंट शायद उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ऐसे जो असिस्टेंट संजय राउत से सलाह लेकर अपनी राजनीति करते, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि दुनिया को ज्ञान बांटने का काम सिर्फ संजय राउत करते हैं, तो शायद उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी संजय राउत से ही ज्ञान लेते होंगे। तो उन्होंने ज्ञान बांटा है संजय राउत ने कि मैं पहले से बोल रहा हूँ, दिलासा घोटाला है। यानी कि कोर्ट में जाकर अगर किसी को राहत मिल जाती है, तो ये जिसको मराठी में हम दिलासा बोलते हैं और हिंदी में राहत बोलते हैं, तो संजय राउत ने एक नया तरीका या नई खोज की है, जिसको वो राहत घोटाला बोलते हैं या दिलासा घोटाला बोलते हैं। लेकिन इंसान का दिमाग अगर काम नहीं करता, इंसान और जानवर में वो फर्क होता है कि इंसान दिमाग लड़ाता है और जानवर ताकत लड़ाता है। जब इंसान खुद का दिमाग चलाना बंद करे तो उसको दुनिया बिल्कुल आसान लगती है। जो मेरे खिलाफ है, जो है, तो वो दुश्मन ही है, वो गलत ही है, क्योंकि मैं उसके खिलाफ हूँ, वो मेरे खिलाफ हो या ना हो। तो इसलिए अगर मुझे कोई गलत ठहराने की कोशिश करे तो अपने आप सामने वाला गलत हो जाता है। मैं गलत हूँ या सही हूँ, इसकी कोई क्या जांच करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैं सही होता ही हूँ। अगर मुझे गलत कोई ठहराता है तो वो गलत है। इसलिए अगर बीजेपी तक मामला ठीक था, विरोधी दलों तक मामला ठीक था, लेकिन अब संजय राउत को ऐसा लगता है कि अगर उनकी जो भूमिका है, उन्होंने जो कुछ कहा है, वो अगर कानून के तहत कोर्ट में गलत ठहराया गया, तो उनको लगता है कि कोर्ट भी गलत है और इसके खिलाफ अभी मानहानि की याचिका मुंबई हाई कोर्ट में दायर की गई है। उसकी सुनवाई बहुत जल्दी हो, इसके लिए कोशिश हो रही है। लेकिन कोर्ट ने बोला कि ऐसे कचरा कुंडी में, कूड़े कचरे में फेंकने जैसे बयान देने वाले बहुत लोग हैं, हम उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए रूटीन से जब मामला आएगा तब सुनवाई होगी। तो ये कचरा कुंडी जो है, वो घर घर में पहुंचाने का काम हमारी न्यूज़ चैनल चलाती है, जबकि वो संजय राउत को रोज दिखाती है। अब संजय राउत या उनके बयान एक कचरा कुंडी में फेंकने जैसी बात है। ये अगर देश का सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो मुंबई का बताता है, उसके बावजूद अगर न्यूज़ चैनल हर दिन संजय राउत और उनके बयान दिखाती है, तो ये लोग हमारे घर में लाके कचरा फेंकते हैं। तो हमें सोचना जरूरी है, क्या हम ये कचरा चैनल के माध्यम से हमारे घर में आने दे या ना दे, या उस पर कोई रोक लगाए। लेकिन जबकि हमारा धंधा ही है, पत्रकार जो होते हैं उसका बिजनेस होता है कि कचरा हो या कचरे का ढेर हो, वो ढूंढना, उसमें कुछ काम की चीज़ है कि नहीं ढूंढना। तो जब मैं संजय राउत का आज का बयान देख रहा था कि हाँ, जब हम बोलते हैं तो गलत होता है और उनको दिलासा दिया जाता है, राहत दी जाती है। ये संजय राउत के दिमाग
का कचरा क्यों बन गया है, मैं इसके कचरा क्यों बोलता हूँ, कूड़ा क्यों बोल रहा हूँ, ये समझाने के लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ। संजय राउत का दिमाग एक कचरे का ढेर हो गया, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो बोलते हैं या सोचते हैं इसमें दिमाग ही नहीं है। अगर इनके पास कुछ भी दिमाग होता तो वो खुद की पार्टी, खुद की सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार जो मैंने बनाई ऐसा दावा करते हैं, वही सबसे बड़ा राहत या दिलासा है, ये इनके समझ में आता। दोस्तों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार जो बनी वही सबसे बड़ी कोर्ट ने दी हुई राहत है, दिलासा है। अगर संजय राउत को थोड़ा भी दिमाग होता तो वो बोलते, या आज वो बोल रहे हैं, उसका सीधा सीधा अर्थ यही निकलता है, निचोड़ ये निकलता है कि महाराष्ट्र में आज बैठी 2.5 साल से बैठी हुई जो महाविकास आघाड़ी है, 3 पार्टियों की तिगाड़ी की सरकार है, ये सबसे बड़ा राहत घोटाला है। उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन घोटाला भी बोल सकते हो, संवैधानिक घोटाला भी बोल सकते हो, क्योंकि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक नतीजा या डिसीजन के बाद ही बनी है। अगर उस वक्त यानी नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, वर्डिक्ट दिया, वो अगर उसी ढंग से दिया नहीं जाता और जो याचिका थी वो खारिज की जाती तो महाविकास आघाड़ी बनती नहीं, ना उनकी सरकार बनती। क्योंकि जो सरकार उस वक्त थी वो उसी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के कारण बर्खास्त हो गई, अपने आप बर्खास्त हो गई। उसमें जो चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे अजित दादा, उन्होंने रिजाइन किया, इस्तीफा दे दिया, और इसलिए नई सरकार बनने की संभावना पैदा हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक जो डिसीजन दिया था, वर्डिक्ट दिया था कि विधानसभा में मेजॉरिटी तय करना है, तो जो विधायक है, एमएलएस है, उनकी सर की गिनती हो, सामने खड़े होकर उनको बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं किसको सपोर्ट करता हूँ। देवेंद्र फडणवीस और अजित दादा पवार, इनकी जो सरकार हुई थी, बनी थी, उसको बहुमत प्रूव करना है, मेजॉरिटी दिखानी है, तो इसके लिए विधानसभा का सेशन शुरू होगा। उसमें विधायकों को खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि हाँ मैं इस सरकार के साथ हूँ या तो इस सरकार के खिलाफ हूँ। अगर ये सरगिनती, हेड काउंटिंग का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं होता तो मतलब ये बनता कि आवाजी मतदान से सिर्फ यस बोलो ना बोलो काम खत्म, सरकार चल जाती। लेकिन कोर्ट ने स्पेसिफिक वर्डिक्ट दिया कि सर की गिनती यानी एमएलए जो थे और है, वो एमएलए खड़े होकर बोलने चाहिए कि मैं इस सरकार को सपोर्ट करता हूँ या तो उसकी खिलाफत करता हूँ। अब ये जब बात आ गई तब अजित दादा को पता चला कि मेरी बगावत जो पवार साहब के खिलाफ थी, अपनी ही पार्टी में मैंने जो बगावत की है वो आवाज से चलने वाली नहीं है। और इसलिए सिर्फ 2 दिन में अजित दादा ने अपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन कर दिया और तीसरे दिन खुद चीफ मिनिस्टर जो बने थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, क्योंकि दोनों को मालूम था कि हम संख्या सामने दिखा नहीं सकते, चेहरे दिखा नहीं सकते। जो अलग अलग पार्टी के विधायक हैं वो अगर खड़े हो जाए और अपना चेहरा दिखाई दे तो उनको डिफेक्शन लॉ लग सकता है, इसलिए विधायक डर जाएंगे। आपको याद होगा तो 2014 में भी देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद यही मामला उठा था
कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। उस वक्त शिवसेना सबसे बड़ी 2 नंबर की पार्टी थी, उनके पार्टी के एकनाथ शिंदे अपोजिशन लीडर बन गए थे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार जब विधानसभा में आई तो आवाजी मतदान से उस पर विश्वास दिखाया गया था। और जब शिवसेना ने बोला नहीं हमको हेड काउंटिंग करना है, काउंटिंग चाहिए, डिवीजन ऑफ वोट दिखाओ, तो चिल्ला चिल्ला कर घोषणा देकर सभा बर्खास्त कर दी गई थी। लेकिन मेरा ख्याल है प्रकाश अंबेडकर हाईकोर्ट गए थे और ये तरीका गलत है, हेड काउंटिंग होना चाहिए। इसके लिए प्रकाश अंबेडकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उसके बाद जल्दबाजी में बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के साथ हाथ मिलाया और शिवसेना को भी साथ लिया और फिर हेड काउंटिंग का मामला उठा नहीं, क्योंकि राज्यपाल के पास शिवसेना और बीजेपी दोनों के जितने विधायक थे उनके सिग्नेचर के खत पड़े थे और मामला वैसा भी हो जाए तो भी काउंटिंग हो सकती थी। 63 शिवसेना के थे और इनके 122 थे, इसलिए वो मामला उठा नहीं। लेकिन प्रकाश अंबेडकर जब याचिका लेकर हाईकोर्ट गए उसके बाद बीजेपी को उस आवाजी मतदान से चल गई सरकार और चलाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो उसमें गड़बड़ हो सकती थी। बात सीधी थी, इसलिए शिवसेना को साथ लिया गया। आज भी वही बात है। जब उसी तरीके से अजित दादा और देवेंद्र मिलकर सरकार बनाने की कोशिश हो गई तो उसको शिवसेना की तरफ से चैलेंज किया गया और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक वर्डिक्ट दे दिया कि विधानसभा में हर विधायक को खड़ा करो और उससे पूछो या उसको हाथ ऊपर उठाने को बोलो, यानी कि हेड काउंटिंग करो। और हेड काउंटिंग में अगर ये सरकार चलती है तो हो सकता है, और ये कुछ 15 दिन में नहीं 1 हफ्ते में होना चाहिए, उसकी टाइम लिमिट दे दी थी। तो सबसे पहली राहत महाविकास आघाड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट से आई थी, वो सेंटर के खिलाफ थी। जो राज्यपाल का डिसीजन था 15 या 20 दिन में प्रूव करो मेजॉरिटी, वो सुप्रीम कोर्ट ने नकारा था, खारिज किया था और उसका टाइम लिमिट कम कर दिया था। और इतने में अजित दादा अपने पीछे जो एमएलए आ सकते हैं उनको इकट्ठा भी नहीं कर सकते। ये राहत किसको थी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है, उनके राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, इनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी थी। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, इसलिए वो सरकार टूट गई। मतलब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन के बाद जो महाविकास आघाड़ी बनी, वो सबसे पहली राहत इस सरकार को मिली है जिसका नाम महाविकास आघाड़ी सरकार है। जो सरकार गिर गई अजित दादा और देवेंद्र की, दोनों ने इस्तीफे दे दिए थे, उसके बाद जो खाली जगह पैदा हो गई, वैक्यूम पैदा हो गई, वो भरने के लिए महाविकास आघाड़ी बनाई गई। पवार और शिवसेना उसके लिए प्रयास कर रहे थे। पवार ने कांग्रेस को साथ में लाया, इसके लिए अहमद पटेल दिल्ली से मुंबई पहुंचे, तो महाविकास आघाड़ी जो बनी वही सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के बाद बनी है, एक वर्डिक्ट के बाद बनी है। अगर संजय राउत कहते हैं कि अभी यानी आजकल राहत घोटाला चालू है, दिलासा घोटाला चालू है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार या उन पार्टियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के या कोर्ट के डिसीजन आते हैं तो वो राहत घोटाला है। तो सबसे पहली राहत क्या थी? जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी भी नहीं, तो वो आघाड़ी बनने के लिए जो रास्ता खुल गया वही सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के बाद, एक डिसीजन के बाद आया है। अगर हम संजय राउत को मान ले, सच्चा मान ले, उनका जो बयान है वो ठीक है ऐसा मान ले, तो महाविकास आघाड़ी बनी यही
आज की तारीख में सबसे बड़ा राहत घोटाला है। अगर वो नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट बोलती इसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, राज्यपाल ने उनको मुदत दी है, जो होगा वो होगा, उस तरीके से होगा, वो हो जाने के बाद हमारे पास आ जाओ, तो आवाज़ी मतदान से वो सरकार चल जाती, क्योंकि उनकी सब रणनीति स्ट्रैटेजी उसी पर आधारित थी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ संजय राउत के पास दिमाग नहीं है। अगर दिमाग होता तो अपना ही जो महाविकास आघाड़ी नाम का सबसे बड़ा घोटाला है, वो सबसे पहला राहत घोटाला है, ये वो खुद नहीं डिक्लेयर कर देते, खुद एक्सपोज नहीं करते। लेकिन अगर हमको मानना है कि संजय राउत सच बोल रहे हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में 2.5 साल से चल रही महाविकास आघाड़ी सरकार ये सबसे पहला राहत घोटाला है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्षों को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।